हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एमटी मैथ्स। तो काफ़ी दिनों से मेरे दिमाग में चल रहा था कि कुछ नया स्टार्ट किया जाए, एक नई सीरीज स्टार्ट करी जाए जिसमें से थोड़े से डिफ़िकल्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करें, जो कि इंटरमिक्सिंग ऑफ टॉपिक्स के होंगे। इसमें 2-3 टॉपिक्स इन्वॉल्व हो रहे होंगे और एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्पफुल रहेंगे स्टूडेंट्स के। कई स्टूडेंट्स बोल भी रहे थे कि थोड़े डिफ़िकल्ट क्वेश्चन डिस्कस करो सर। तो थोड़ा सा टाइम की शॉर्टेज की वजह से ये मैं स्टार्ट नहीं कर पा रहा था, पर आज मैंने सोचा कि करते ही हैं स्टार्ट। तो चैलेंजर सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसमें थोड़े से डिफ़िकल्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, पुराने एडवांस के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और अगर रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो इस सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फॉर अ कॉम्प्लेक्स नंबर z, लेट रियल पार्ट ऑफ z डिनोट द रियल पार्ट ऑफ z, let S be the set of all complex numbers z satisfying z raised to power 4 minus modulus z raised to power 4 equal to 4 iota z square, where iota is root over minus 1, then the minimum possible value of z1 minus z2 mod square, where z1 z2 belongs to S, with real part of z1 greater than 0 and real part of z2 less than 0 is। ठीक है, तो काफ़ी लेंदी सा प्रॉब्लम लिखा हुआ और कई बातें तो बिल्कुल इसके अंदर स्ट्रेट फॉरवर्ड सी हैं जो कि अपने को ऑलरेडी पता है, बस क्वेश्चन ने उसको डिफाइन कर दिया। जैसे कि रियल पार्ट ऑफ जेड का मतलब क्या होता है उसने बताया, आयोटा का क्या मतलब है, रूट ओवर माइनस वन है। तो ठीक है, लेंदी कर दिया ज़बरदस्ती, पर कहानी सिंपल सी है कि ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर्स में इक्वेशन दे रखी है, जेड जितने भी होंगे इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हुए उसको हमने एक सेट एस में डाल दिया है। ठीक है, तो कई ऑब्वियस सी बात है, कई सारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स होंगे जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे होंगे। उसमें से अपने को दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स लेने हैं, z1 और z2। ठीक है, क्लियरली लिखा हुआ है z1 z2 बिलोंग्स टू s, जिसमें z1 का रियल पार्ट पॉजिटिव होगा और z2 का रियल पार्ट नेगेटिव होगा, और इसको अपने को मिनिमाइज करना है। ठीक है, इसको मिनिमाइज करना है। ठीक है, तो पहले तो इस इक्वेशन को हैंडल करते हैं, इसे हम क्या रिड्यूस कर पा रहे हैं, क्या सिंप्लीफाई करके निकाल पा रहे हैं वो देखते हैं। तो इस इक्वेशन को लिख लेते हैं कुछ ऐसा। ठीक है, अब एक प्रॉपर्टी जो कि बड़ी कॉमन सी है, मॉड जेड स्क्वायर को हम क्या लिखते हैं, जेड इंटू जेड बार। तो ये बन जाएगा मॉड जेड स्क्वायर का स्क्वायर है तो ये जेड जेड बार होल स्क्वायर बन जाएगा। और इस 4 आयोटा जेड स्क्वायर को भी इधर ले लेते हैं क्योंकि काफ़ी कुछ कॉमन होता हुआ दिख रहा है। तो ये क्या बन गया, जेड पावर 4 माइनस जेड स्क्वायर इंटू जेड कॉन्जुगेट स्क्वायर माइनस 4 आयोटा जेड स्क्वायर इक्वल टू 0। मेरे ख्याल से सबको कॉमन होता दिख ही रहा होगा, क्या कॉमन दिख रहा है, जेड स्क्वायर। तो बन जाएगा जेड स्क्वायर माइनस जेड कॉन्जुगेट का स्क्वायर माइनस 4 आयोटा इज इक्वल टू 0। तो दो पॉसिबिलिटीज़, जेड स्क्वायर 0 है, क्या मतलब हो गया इसका, जेड इक्वल टू 0। तो जेड इक्वल टू 0 तो एक सिंगल कॉम्प्लेक्स नंबर आया, और z1 z2 अगर इसका पार्ट होंगे तो उसका रियल पार्ट पॉजिटिव और रियल पार्ट नेगेटिव कैसे हो सकता था, क्योंकि z इक्वल टू 0 का मतलब है कि उसका रियल पार्ट भी 0 और इमेजिनरी पार्ट भी 0 है, इस वजह से ये रिजेक्ट कर जाएगा। ठीक है, तो दूसरी पॉसिबिलिटी ही काम की है, तो दूसरी पॉसिबिलिटी कुछ बन गई ये। ठीक है, अब इसको मैं फैक्टराइज कर सकता हूँ ऐसे। ठीक, अब z माइनस जेड बार क्या होता है, 2 आयोटा वाई, 2 आयोटा इमेजिनरी पार्ट ऑफ z भी बोल सकते हो, और ये क्या होगा 2x। ठीक है, तो आयोटा से तो आयोटा कट गया, 4 से 4 भी कैंसिल कर गया, तो ये आ गया एक्स वाई इक्वल टू 1। इसमें z है x प्लस आयोटा वाई। ठीक है, तो यहाँ से बहुत सारे कॉम्प्लेक्स नंबर आ गए जिनका रियल और इमेजिनरी पार्ट का प्रोडक्ट 1 है। ऑब्वियसली बात है, ऐसे तो इन्फिनिट कॉम्प्लेक्स नंबर्स होंगे भाई, 1,1 हो गया, 1,5 हो गया, सॉरी 2,5 हो गया, 3,1/3 हो गया, 4,1/4 हो गया, 0.5 इंटू 2 हो गया, कुछ भी हो सकता था। ठीक है, तो अपने पास एक सेट एस तैयार हो गया ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर का जिसमें रियल और इमेजिनरी पार्ट का प्रोडक्ट 1 है। ठीक है, अब इन दोनों कॉम्प्लेक्स, इन बहुत सारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स में से z1 z2 ऐसे दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स चाहिए जो कि इसको मिनिमाइज करा दे। ठीक है, तो अपने को z1 z2 चाहिए सच दैट
z1 माइनस z2 का मॉडुलस का स्क्वायर इज मिनिमम। ठीक है, अब ज्योमेट्रिकली इस बात का क्या मतलब होता है, अगर ये पता तो हम आगे प्रोसीड कर पाएंगे। अगर z1 और z2 दो पॉइंट्स हैं आर्गन प्लेन में, तो z1 माइनस z2 का मॉड होता है डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स z1 एंड z2। ठीक है, अगर आर्गन प्लेन में दो पॉइंट्स हैं z1 और z2, ठीक है, तो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगा उसी को हम बोलते हैं इनका सब्ट्रैक्शन का मॉडुलस। बड़े काम की चीज़ है ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन के लिए। तो मेरे को इसको मिनिमाइज कराना है, इसको मिनिमाइज कराना है, मतलब दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस मिनिमम कराना है, और ये दोनों पॉइंट्स एक्चुअल में इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, ज्योमेट्रिकली कर्व पे लाई कर रहे हैं। ठीक है, और एक बड़े काम की बात, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू कर्व्स lie along their कॉमन नॉर्मल। ठीक है, ये बड़े काम की चीज़ है कि दो कर्व्स के बीच में डिस्टेंस जो मिनिमम होता है वो कॉमन नॉर्मल के अलॉन्ग होता है, एक ऐसी लाइन के अलॉन्ग होता है जो कि दोनों के इकट्ठे परपेंडिकुलर हो। अब हम वापस आते हैं कि एक्स वाई इक्वल टू 1 की बात करें, तो ये y इक्वल टू 1/x क्या होता है, किसी ने ज्योमेट्रिकली पढ़ा है ये क्या होता है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। ठीक है, ऐसा करके कुछ। ठीक है, शेप पे मत जाना इतना, थोड़ी सी और शेप इसकी रेक्टेंगुलर टाइप की होती है, ऐसी रफली जैसे बन गई बना दी। ठीक है, अब यहाँ पे रियल पार्ट है x है, यहाँ पे क्या है y। ठीक है, ये चीज़ तुम लोगों ने अगर नहीं पढ़ी है तो फिजिक्स की यहाँ केमिस्ट्री में तो पढ़ी होगी, क्या जाने तो ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करते। y इक्वल टू 1/x रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कुछ ऐसी शेप होती है, फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में सिमेट्रिकली प्लेस्ड होते हैं। ठीक है, अब इधर मतलब Z1 इस वाले पोर्शन पे होगा कि इस वाले पोर्शन पे होगा वो देखते हैं, क्योंकि इसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे Z है, क्योंकि एक्स वाई इक्वल टू 1 को सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है, इन्फिनाइट पॉइंट्स हैं। ठीक है, एक पॉइंट एक कॉम्प्लेक्स नंबर, तो Z1 Z2 कहाँ पे हो सकते हैं वो समझते हैं। तो क्वेश्चन कहता है कि रियल पार्ट ऑफ Z1 क्या है, पॉजिटिव, तो मतलब एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है। ठीक है, Z1 का। ठीक है, तो Z1 कुछ इस वाले पोर्शन पे होगा, Z1 इसके ऊपर कहीं पे भी हो सकता था, इस वाले पोर्शन पे, इस वाले कर्व के ऊपर। ठीक है, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में बना हुआ है, यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट बोले तो रियल पार्ट पॉजिटिव है और रियल पार्ट ऑफ Z2 है नेगेटिव। ठीक है, इसका मतलब हो गया ये जो सेकंड पोर्शन बना हुआ है सेम ग्राफ का थर्ड क्वाड्रेंट में, इसके ऊपर जो डिफरेंट पॉइंट्स है उसमें से कहीं पे भी Z1 हो सकता, Z2 हो सकता था, सॉरी। ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर Z2 हो सकता है कहीं पे भी। तो मेरे को Z1 और Z2 एक ऐसी जगह फिक्स करना है इन दोनों ब्रांचेस के ऊपर कि उनके बीच का डिस्टेंस मिनिमम हो जाए। तो मैंने बताया कि मिनिमम डिस्टेंस किन्हीं भी दो कर्व्स के बीच में ज्योमेट्रिकली लाई करता है एक ऐसी लाइन के ऊपर जो कि दोनों कर्व्स के इकट्ठे परपेंडिकुलर बनी होती है, बोले तो कॉमन नॉर्मल। ठीक है, तो हम दोबारा बनाते हैं डायग्राम। ठीक है, तो मान लेते हैं मिनिमम डिस्टेंस कुछ यहाँ पे है, ये Z1 बन गया और यहाँ पे कहीं Z2 है, और ये एक ऐसी लाइन है जो कि कॉमन नॉर्मल है। ठीक है, कॉमन नॉर्मल, कॉमन नॉर्मल का मतलब हो गया कि इस पर्टिकुलर Z1 पे अगर हम टेंजेंट बनाए तो इस टेंजेंट के ऐसे परपेंडिकुलर, इसको हम नॉर्मल बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर हम टेंजेंट बनाए तो ये यहाँ पे भी इसके ऐसे बनना चाहिए परपेंडिकुलर, तो ये है कॉमन नॉर्मल। ठीक है, तो यहीं पे Z1 माइनस Z2 का मॉड ना मिनिमाइज करेगा, तो यहीं पे Z1 माइनस Z2 का मॉड की मिनिमम वैल्यू होगी ये डिस्टेंस। ठीक है, क्योंकि हमने बोला ना Z1 माइनस Z2 मॉड इज डिस्टेंस फॉर्मूला, तो ये डिस्टेंस मेरे को निकालना है, बल्कि इसका स्क्वायर निकालना है। ठीक है, तो ये डिस्टेंस निकालने के लिए अगर हम ये Z1 निकाल के ले जाएं और ये Z2 निकाल के ले जाएं, तो डिस्टेंस फॉर्मूला जो कि हमने 10th में पढ़ा हुआ है, 11th में भी NCERT में स्ट्रेट लाइंस में है ही, तो उसकी मदद से हमें डिस्टेंस निकाल देंगे। ठीक है, तो Z1 अगर XY इक्वल टू 1 के ऊपर है तो मैं इसके कोऑर्डिनेट्स मान सकता हूँ t,1/t। ठीक है, और Z2 भी इसी कर्व के ऊपर है तो मैं इसके s,1/s मान लेता हूँ। ठीक है, a,1/a मान सकते हो, b,1/b कुछ मान लो। ठीक है,
अब मैं क्या करूँगा, मैं इस कॉमन नॉर्मल की ना स्लोप निकालूंगा z1 पॉइंट पे z2 पॉइंट पे, ठीक है। अब टेंजेंट की स्लोप निकालनी आती है, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालने के दो तरीके हैं। अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रखी है तो टेंजेंट की इक्वेशन लिखना जानते हो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के, अगर नहीं याद है तो कोई बात नहीं है, डेरिवेटिव हेल्प करता है। तो अपने पास y इक्वल टू 1/x है, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट इज गिवन बाय dy/dx एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट, ठीक है। तो y इक्वल टू 1/x है, डेरिवेटिव निकालोगे, अपने को z1 पॉइंट पे स्लोप चाहिए, इस टेंजेंट का स्लोप चाहिए, ठीक है। तो एट t कॉमा 1/t, तो डेरिवेटिव क्या आएगा, -1/x², और इसमें t कॉमा 1/t डालना है, मतलब x की जगह डालना है t, और y तो है ही नहीं, तो ये -1/t² आ जाएगा, ठीक है। ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है, स्लोप ऑफ टेंजेंट कहाँ पे, एट पॉइंट z1, ठीक है। अब स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल, नॉर्मल टेंजेंट के परपेंडिकुलर लाइन है, तो दो लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं तो स्लोप्स का प्रोडक्ट क्या होता है, -1। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल एट z1, इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, t², ठीक है। ऐसे स्लोप ऑफ नॉर्मल एट z2, तो z में बस t की जगह क्या है, s, तो नॉर्मल का स्लोप क्या आ जाएगा, s², क्लियर है। और हम स्लोप ऑफ नॉर्मल 2 पॉइंट फॉर्म से भी निकाल सकते थे, 2 पॉइंट फॉर्म, ठीक है। क्या होता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो इसको हम लिख सकते थे 1/t माइनस 1/s अपॉन t माइनस s, तो क्या आ जाएगा, s माइनस टी अपॉन ts और t माइनस s, ये कैंसिल कर गया, -1 आ गया, तो ये क्या बन गया, -1 अपॉन ts। अब ये मैंने जो स्लोप निकाली है तीनों ही केसेस में सेम लाइन की निकाली है भाई, इस पॉइंट पे नॉर्मल बनाया पहले, फिर ये नॉर्मल यहाँ से नॉर्मल बनाया, दोनों की स्लोप निकाली, फिर 2 पॉइंट से सेम लाइन की स्लोप निकाल दी। तो ये जो तीनों स्लोप्स आई हैं कॉमन नॉर्मल की ही हैं, तीनों इक्वल होनी चाहिए, तीनों सेम होनी चाहिए, तो हम बोलेंगे t² इक्वल टू s² इक्वल टू -1/ts, ठीक है। अब यहाँ से पहले इन दोनों को इक्वेट करा देते हैं, तो t आ जाएगा +-s, ठीक है, या s आ जाएगा +-t। अब s और t इक्वल हो सकते हैं या s और -t इक्वल हो सकते हैं। अब s और t हो जाएंगे तो इक्वल हो जाएंगे, तो z1 और z2 तो सेम पॉइंट्स आ जाएंगे, विच इज़ नॉट पॉसिबल, दोनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट अगर सेम हो गए तो दोनों सेम ही हो जाएंगे ना भाई, एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक थर्ड क्वाड्रेंट में, सेम कैसे हो सकते थे, तो इसकी वजह से s और t ऑपोजिट साइन के होंगे, ठीक है। अब t² इक्वल टू -1/ts करा देते हैं, तो ये बन जाएगा t³ s इक्वल टू -1, और हमने s क्या रखा है, -t, ये बन जाएगा -t इक्वल टू -1, ये बन जाएगा t⁴ इक्वल टू 1, तो t की वैल्यू क्या आ जाएंगी, तो 1 या -1, रियली लेनी ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि t तो कोऑर्डिनेट है ना, x कोऑर्डिनेट है, तो वो रियली होगा, मतलब x प्लस आयोटा वाई हम लिखते हैं z को, तो x और y तो रियल ही होते हैं, y इमेजिनरी पार्ट है मगर होता तो रियल क्वांटिटी है ना, क्योंकि आयोटा से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो x और y हमेशा रियल क्वांटिटीज होती हैं x प्लस आयोटा वाई में, ठीक है। तो अब कौन सी वैल्यू रखनी है, अगर हम t की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये पॉइंट क्या बन जाएगा, 1,1, और t की वैल्यू -1 रखेंगे तो बन जाएगा -1,-1, थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाएगा भाई, z1 तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का है ना, t शुड बी पॉजिटिव, t शुड बी पॉजिटिव एंड s शुड बी नेगेटिव, ठीक है, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में तो ये s नेगेटिव चाहिए था, ठीक है। तो इसकी वजह से t की वैल्यू 1 काम की है, -1 हो जाएगी रिजेक्ट, तो s आ जाएगा -t-1, ठीक है। तो z1 क्या था, t, 1/t, क्या मतलब बन गया इसका 1,1, और z2 क्या बन गया s, 1/s -1, ठीक है। अब z1 माइनस z2 मॉडुलस की मिनिमम वैल्यू, मतलब डिस्टेंस फॉर्मूला, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस निकालना था और कुछ नहीं करना था, ठीक है। तो ये बन जाएगा
2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ठीक है ना, और इसका स्क्वायर चाहिए था एक्चुअली मेरे को, तो स्क्वायर कितना आ गया 8, अपना आंसर। तो आई होप समझ आ गया होगा कैसे हमने इस क्वेश्चन को टैकल किया। मल्टी कंसेप्ट क्वेश्चन, कई सारे कंसेप्ट्स लगे। पहले तो हमने कॉम्प्लेक्स नंबर को सिंप्लीफाई किया, मतलब जो इक्वेशन दे रखी थी कॉम्प्लेक्स नंबर्स में उसको सिंप्लीफाई करके एक्स वाई इक्वल टू 1 एक कंडीशन निकाली, तो Z1 Z2 इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे होंगे, ठीक है। और अपने को Z1 Z2 ऐसे चाहिए थे कि Z1 माइनस Z2 मॉडुलस स्क्वायर मिनिमम चाहिए था। Z1 माइनस Z2 मॉडुलस क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन Z1 एंड Z2। तो y इक्वल टू 1/x मैंने कर्व बनाया, बोला कि Z1 फर्स्ट क्वाड्रेंट वाली ब्रांच पे होगा, Z2 सेकंड क्वाड्रेंट वाली ब्रांच पे होगा, जस्ट बिकॉज क्वेश्चन में कंडीशन दे रखी थी। तो Z1 Z2 एक ऐसी जगह फिक्स करना था इन दोनों ब्रांचेस के बीच में डिस्टेंस मिनिमम आ जाए, ठीक है, क्योंकि Z1 माइनस Z2 मॉडुलस का स्क्वायर मिनिमम चाहिए, ठीक है। अपने कंसेप्ट सीखा कि मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन एनी टू कर्व्स लाई अलोंग देयर कॉमन नॉर्मल। कॉमन नॉर्मल का मतलब एक ऐसी लाइन जो कि दोनों कर्व्स के साइमल्टेनियसली परपेंडिकुलर हो, ठीक है। और नॉर्मल का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे टेंजेंट के परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे टेंजेंट के परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है। तो मैंने क्या किया, Z1 को t,1/t मान लिया, क्योंकि वो y इक्वल टू 1/x पे था, तो x कोऑर्डिनेट मैंने t माना, तो y कोऑर्डिनेट खुद ही 1/t बन गया। और किसी ने अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रखी होते हैं, पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स ही होते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के, ठीक है। और Z2 को s,1/s मान लिया, s दूसरा पैरामीटर है, t पॉजिटिव होना चाहिए, s नेगेटिव होना चाहिए क्वेश्चन के हिसाब से। तो मैंने डिफ्रेंसिएशन की मदद से स्लोप निकाल दी टेंजेंट की, नेगेटिव रेसिप्रोकल ले लिया तो नॉर्मल की स्लोप आ गई, और मैंने 2 पॉइंट फॉर्म से भी नॉर्मल की स्लोप निकाल दी। ये तीनों स्लोप सेम लाइन की थी, इस वजह से तीनों इक्वेट होनी चाहिए थी, तीनों को इक्वेट किया और मेरे पास t की वैल्यू आ गई। तो t आते ही Z1 के कोऑर्डिनेट्स आ गए, उसकी मदद से फिर S आ गया, Z2 के कोऑर्डिनेट्स आ गए, और दोनों के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया और इसका स्क्वायर कर दिया, ठीक है। तो 2 बार एक्सप्लेन कर दिया है, आई होप समझ आ गया होगा और अच्छा लगा होगा क्वेश्चन। और देखते हैं कैसे रिस्पॉन्स आता है, उसके अकॉर्डिंगली इस सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। थैंक्स वेरी मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।